नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अब एक महीना हो चुका है और मीडिया इस पर औपचारिक खबरें बना रहा है, जैसे कि अडानी समूह के शेयरों और उसकी साख को अब तक क्या नुकसान पहुंचा है। साथ ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की जांच से क्या निकलेगा, इस पर भी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। लेकिन यह जांच एक महीने पुरानी नहीं है, यह तो सालों पुरानी है। हमारे वित्त मंत्री ने 2021 में इस जांच की पुष्टि की। न केवल सेबी बल्कि राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी इसकी जांच कर रहा था। इन जांचों में अब तक क्या मिला, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा बहुत पहले से अडानी पर सवाल करती आई हैं, खासकर तब से जब 2019 में अडानी शेयरों में भारी उछाल आना शुरू हुआ। लेकिन संसद में इस पर बस हंगामा हुआ और सेबी से उनके सवालों पर कोई जवाब नहीं मिला। Sir, Mr. Chairperson, sir, are you going to do your job and please ask the honorable gentleman to sit down? क्या हम ही सेबी के बारे में गलत राय बना रहे हैं? शायद, लेकिन यह राय फिलहाल सेबी जिस तरह से अडानी पर लगे आरोपों से निपट रहा है उस आधार पर नहीं बनी है, बल्कि इसका कई दशकों पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही संदिग्ध है, साथ ही दयनीय और मूर्खतापूर्ण भी है। इसने देश को हिलाकर रख देने वाले कई घोटालों की अधिकांश जांचों को पानी में डुबो दिया। आपको पिछले साल का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विवाद याद है? दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के अध्यक्ष चित्रा रामकृष्णा को एक रहस्यमय हिमालय योगी सलाह दे रहा था। स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों पर आरोप था कि वे बाजार की जानकारी सबसे पहले एक विशेष ब्रोकर को दे रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उसे सिस्टम में जल्दी लॉगिन करने की अनुमति देकर उसकी मदद की जाती थी। 2015 में वित्तीय मामलों की समझ रखने वाली प्रसिद्ध पत्रकार सुचेता दलाल इस खबर को सबके सामने लेकर आई। अब 7 साल बीत चुके हैं। इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? The Securities and Appellate Tribunal or SAT has set aside the SEBI's 625 crore rupee disgorgement order against NSE in the alleged co-location scam case, saying that it was patently erroneous. The tribunal also slammed the markets regulator for not conducting its own probe and instead asking the board to probe the allegations against itself. सुरक्षा और अपीलीय ट्रिब्यूनल ने जनवरी में सेबी की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। चित्रा रामकृष्णा और उनके साथियों पर ब्याज सहित 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, जो व्यर्थ जाता दिख रहा है। और अब एनएसई को 100 करोड़ रुपए भरने पड़ सकते हैं, इसलिए नहीं कि उसने कोई धोखाधड़ी की है, बल्कि इसलिए कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। एक ऐसा घोटाला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, पर अब इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेबी ने तो अपना काम किया, लेकिन ट्रिब्यूनल आरोपियों के प्रति अधिक उदार था? फैसले से तो ऐसा लगता है कि सेबी उनका ही तरफदार था। आदेश के 255वें पैरा से पता चलता है कि सेबी द्वारा जांच भी नहीं की गई थी। सेबी ने एनएसई से इसकी जांच करने को कहा। कथित तौर पर जिन्होंने यह अपराध किया है उन्हें ही इसकी जांच सौंप दी गई। सेबी को इस आदेश की वजह से काफी आलोचना झेलनी पड़ी। सेबी पर आए आदेश में लिखा था, हमें पता चला है कि सेबी ने इस तरफ धीमा रुख अपनाया और एनएसई के अपराधों पर भी पर्दा डाला। जब संसद में यह मुद्दा उठाया गया तभी सेबी जागा और उसने ये जांच शुरू की। सुरक्षा और अपील कोर्ट के आदेश ने सेबी द्वारा दिए गए ऐसे आधारहीन आदेशों की ओर इशारा किया है जो ऐसे ही घोटालों के संबंध में पारित किए गए हैं। एक ही जैसे 2 अलग अलग मामलों में ठीक विपरीत आदेश पारित किए गए हैं। एक आदेश एनएसई के बारे में है जो कहता है कि केंद्रीय सर्वर पर जल्दी लॉगिन करने से किसी ब्रोकर को फायदा नहीं हुआ, और दूसरा आदेश उस ब्रोकर के बारे में है जिसे घोटाले के पीछे बताया जा रहा है। उस आदेश में कहा गया है कि पहले लॉगिन करने से कंपनी को फायदा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों आदेश बिल्कुल एक ही तारीख को और एक ही सेबी अधिकारी द्वारा पारित किए गए थे। क्या कमाल की संस्था है! यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ट्राइब्यूनल ने ऐसा कहा। आप सोच रहे होंगे कि कम से कम उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई होगी जो इस विरोधाभासी और बेतुके आदेश के लिए जिम्मेदार है। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही सेबी के कामकाज पर इसका कोई प्रभाव पड़ा। क्या अब भी आप सेबी की तरफदारी करेंगे?
क्या सेबी पर कोई इसलिए ना शक करे क्योंकि वित्तीय धोखाधड़ी साबित करना आसान नहीं है। चलिए हम आपको एक खुले और बंद केस की याद दिलाते हैं, एक ऐसा केस जिसमें अपराधी ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया था। हम बात कर रहे हैं सत्यम घोटाले की। यह 2009 में हुआ 9000 करोड़ का घोटाला था, जिसमें इस कंपनी के अध्यक्ष रामलिंगा राजू ने मुनाफा बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी के दस्तावेजों में हेरफेर करने की बात स्वीकार की थी। वैसे तो अब तक ये निपट जाना चाहिए था, लेकिन इससे जुड़े कुछ केस, खासकर जिनमें सजा की उम्मीद थी, 14 साल बाद भी चल ही रहे हैं। इस बीच इस मामले में सेबी के फैसलों को सुरक्षा तथा अपीलीय कोर्ट द्वारा 2 बार खारिज कर दिया गया। आखिरी बार इस फरवरी में ही यह आदेश खारिज हुआ था। ट्रिब्यूनल ने आरोपियों के साथ असमान व्यवहार करने के लिए सेबी को फटकार लगाई। दोनों समूहों के खिलाफ अपराध समान थे, लेकिन इसने एक समूह पर 14 साल तो दूसरे समूह को 7 साल के लिए शेयर व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। ट्रिब्यूनल ने पूछा कि इस तरह की समय सीमा की गणना किस आधार पर की गई। इस पर सेबी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। नुकसान की गणना भी गलत पाई गई। पहले 1800 करोड़ का नुकसान बताया गया, जिसे खारिज कर दिया गया, और फिर सेबी 813 करोड़ के आंकड़े के साथ आया, जिसे फिर से खारिज कर दिया गया। सुरक्षा और अपीलीय ट्रिब्यूनल ने अब सेबी को इस मामले पर नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है। देखने वाली बात है कि एक ऐसे मामले में भी जहां मुख्य आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है, सेबी संतोषजनक ढंग से जांच पूरी नहीं कर पाया। हम इस बात को समझते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय तक किसी केस को ले जाने के लिए सेबी को काफी प्रभावशाली विरोधियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सेबी भी एक मजबूत नियंत्रक संस्था है। यह ऑनलाइन निगरानी कर सकती है और यहाँ तक कि अपनी जांच के आधार पर लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन अभी तक यह फ्लॉप शो ही रहा है। और अब सेबी झिझकते हुए अडानी से पूछताछ कर रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट एक और जांच बैठा रहा है। वह इस मामले में बहुत गंभीर है और यह अच्छा है कि अदालत ने केंद्र सरकार से सीलबंद लिफाफे में मिले नामों को खारिज कर दिया है। लेकिन इस तरह की समितियों का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या आपको 1992 का कुख्यात हर्षद मेहता घोटाला याद है? केस की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत और घोटाले की व्यापक जांच के लिए जानकी रमन के अधीन एक समिति का गठन किया गया था। क्या आप यकीन करेंगे कि 30 साल बाद भी विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही खत्म होने से कोसों दूर है और जानकी रमन समिति की रिपोर्ट बहुत व्यापक और योग्य होते हुए भी किसी काम की नहीं निकली। घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को इससे कोई सबूत नहीं मिला। संसद की संयुक्त समिति ने भी इसकी जांच को नजरअंदाज कर दिया। संक्षेप में रिपोर्ट किसी काम नहीं आई। फिर 2001 में केतन पारेख घोटाला सामने आया। कुछ अनुमानों के मुताबिक यह 40,000 करोड़ की धोखाधड़ी थी। यह घोटाला हर्षद मेहता घोटाले के समान ही था, इसलिए इसके खिलाफ कार्यवाही भी वैसी ही हुई। पहले संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया, जिसने जांच जारी रखने के लिए सेबी को एक अस्पष्ट निर्देश देने के अलावा कुछ नहीं किया। यदि आप पुरानी खबरों को खंगालेंगे तो पाएंगे कि अडानी समूह के प्रमोटरों को शेयर बाजार से बैन कर दिया गया था, लेकिन बाद में सहमति शुल्क और अन्य शुल्कों के रूप में 17 लाख रुपए देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसके अगले ही हफ्ते अडानी समूह अपनी कंपनी अडानी पावर को पब्लिक करने के लिए एक मसौदा पेश करने आ गया। 2001 में इस तरह के और कई मामले सामने आए। जल्द ही यूटीआई घोटाला हुआ। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत का पहला म्यूचुअल फंड था और इसे सरकार द्वारा चलाया जाता था। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इसने मुनाफे में हेराफेरी की, जिस कारण 2001 में यह नियंत्रण से बाहर हो गया और इसका घोटाला पकड़ा गया। डॉक्टर एस तारापुर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जिसने इस पूरी कहानी का पर्दाफाश किया, लेकिन इसकी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई, जिसकी वजह से इसमें शामिल सभी बड़े नाम बच निकले। खैर, हमारी अब तक की जांच समितियों की यही कहानी है, इनसे कुछ भी नहीं निकलता। तो इस बार अडानी मामले में कुछ अलग होगा कि उम्मीद हम किस बिना पर करें।
जांच में क्या हुआ यह कभी सामने नहीं आएगा। समिति के सामने कौन पेश हुआ और किसने कब और क्या कहा हमें नहीं पता चलेगा। हर्षित मेहता घोटाले के बाद से यह प्रक्रिया कैमरे के सामने होती है, बिल्कुल खुफिया तरीके से। जब वित्तीय संस्थान और छोटे व्यापारी भारी नुकसान झेल रहे थे तो अधिकांश बड़े व्यापारी नाममात्र हानि के साथ बच निकले। यह हमारी सामूहिक विफलता थी, सरकार की, नियंत्रण तंत्र की, मीडिया की, न्यायपालिका की और यहाँ तक कि नागरिकों की भी। आइए कोशिश करते हैं कि इस तरह की स्थिति दोबारा ना बने। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।